हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शनपुर में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में जितने भी यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समय है तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, अंत तक देखिए दोस्तों, आपके लिए एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, चिकनकारी के लिए, साड़ी बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीन बुनाई के लिए आपका भदोही प्रसिद्ध है। भदोही जिसे 2014 से पहले, भदोही को 2014 से पहले मेरे भाई उससे किस नाम से जाने जाते थे? संत कबीर, संत कबीर बोलते हैं, संत रविदास, रविदास नगर के नाम से भी हम लोग जानते थे इसे। हाँ, भदोही का मुख्यालय, भाई भदोही का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आप बोलेंगे भदोही का जो मुख्यालय है वो आपका ज्ञानपुर में स्थित है। ज्ञानपुर में आपका स्थित है मेरे भाई। और भदोही को, भदोही हापुड़ की गठन से पहले, हापुड़ जनपद से गठन से पहले मेरे भाई भदोही को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कहा जाता था। अब कौन सा जनपद सबसे छोटा है? हापुड़ जनपद, जो कि सबसे छोटा जनपद हो जाएगा मेरे भाई। इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भारतीय कालीन तकनीक संस्थान आपका भदोही में ही स्थित है। आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई कि भारतीय तकनीक संस्थान कहाँ पे आपका स्थित है मेरे भाई? संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? भदोही में आपका स्थित है। इसे भी आपको लिखना होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और अगर आप कह सकते हैं कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है, ये कालीन बुनाई के क्षेत्र में ही दिया जाता है, जो कि भदोही देता है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको नोट डाउन कर लेना है। और सीतामढ़ी, जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, सीतामढ़ी भी आपका कहाँ पे स्थित है? वो आपका सीतामढ़ी भी आपका भदोही में स्थित है, भदोही में। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस है, बरगद है, बाज है कि अशोक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अब देखिए अशोक की बात आई तो अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है मेरे भाई? वैज्ञानिक नाम तो आपको पता होना चाहिए। अशोक का वैज्ञानिक नाम आपका होगा वो आपका सरका अशोका, अशोका आपका वैज्ञानिक नाम होगा मेरे भाई। और उसके बाद अब जब हमारे उत्तर प्रदेश के वृक्ष हो गए, पक्षी हो गई, सब के बारे में, वृक्ष इसके बारे में बात करें तो हम पक्षी के बारे में भी बात कर ले। तो पक्षी, आप बताइए राजकीय पक्षी कौन सी है? आपको इतना पता है, आप बताइए राजकीय पक्षी कौन सी है? और मछली कौन सी है? मछली। और उसके बाद आपका पशु कौन सा है? पशु। आप हमको इसको कमेंट में बताइए। तो पक्षी मेरे भाई कौन सा होगा? सारस पक्षी होगा। ठीक है मेरे भाई, सारस क्या है? पक्षी होगा। और मछली कौन सी है? चितला मछली होगा। और आप इसको बोल सकते हैं, चितला के बाद आप चित्तल भी उसको बोलते हैं, चित्तल, या आप बोल सकते हैं चित्तल बोल देंगे, या मोयो भी बोलते हैं, मोया। ठीक है। और पशु कौन सा है मेरे भाई? बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है ये हमारा पशु है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है मेरे भाई। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में स्थित है मेरे भाई? संत कबीर नगर में, एटा में, गोंडा में, बलिया। बलिया में आपका जो कि स्थित है, ये आपका राइट आंसर हो जाए। वही बलिया जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। ये यूपी का पूर्वी जनपद है मेरे भाई, यूपी का पूर्वी जनपद है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। और महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म आपको बलिया में हुआ था। सूरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ पे स्थित है?
आपको पता होना चाहिए, आपको बलिया में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था आपका? 1991 में इसका स्थापना हुआ था। जो भी आपको इसको भी याद करना है। और ये सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य का जो आप इसका देख रहे हैं, उसका वर्तमान में जो नाम रखा गया मेरे भाई, ये वर्तमान में कौन सा नाम रखा गया आपका? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य रखा गया। पक्षी अभयारण्य अभयारण्य, ठीक है। ये आपको इतना आपको जानने की बहुत ही जरूरी है। बलिया वही बलिया जहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि गंगा नदी जो कि ये बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, वही बलिया की बात हम कर रहे हैं मेरे भाई, जहाँ से बिहार में प्रवेश करता है। सुरहाताल महोत्सव भी कहाँ में मनाया जाता है मेरे भाई? बलिया में मनाया जाता है। बलिया में हमारा क्या मनाया जाता है? सुरहाताल। वो किस समय मनाया जाता है? दिसंबर माह में मनाया जाता है। दिसंबर के माह में मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना होगा। प्रतिवर्ष ददरी मेला भी मनाया जाता है। ददरी मेला कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछे हुए। ददरी मेला कब मनाया जाता है? बलिया में ददरी मेला भी मनाया जाता है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है मेरे भाई, ठीक है। इतना आपको जानना होगा। अब देखिए, अभयारण्य की बात कर रहे हैं तो आपको अभयारण्य की बात होना चाहिए। तो ये देखिए, आपको इतना पता है संत कबीर नगर में कौन से अभयारण्य अवस्थित है? तो वो बखरी आपका जो कि अवस्थित है मेरे भाई। आपको इतना नोट डाउन करके रखने हैं। कौन सा आपको अवस्थित है? बखरी। हम आपको बता दें, इस संत कबीर नगर में कौन से अभयारण्य अवस्थित है? बखिरा पक्षी अभयारण्य अवस्थित है मेरे भाई। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है मेरे भाई। तो ये चीज़ को आपको नोट डाउन करके रखने हैं। और एटा में कौन सा आपको स्थित है? एटा में कौन सा स्थित है? पटना पक्षी अभयारण्य अवस्थित है मेरे भाई। और आपको ये भी गोड्डा में कौन सा अवस्थित है? पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य अवस्थित है मेरे भाई। इतना आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान राम, कृष्ण, शिव, गणेश। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगी तो बच्चा बता देगा कि कौन सा है भाई आपका? भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली है जो कि ब्रज में है। ब्रज। अब देखिए ब्रज, अब आपको इसके बाद मथुरा के बारे में बात हो रहा है। तो मथुरा बेटा आपको पता होना चाहिए, मथुरा आपको कहाँ पे अवस्थित है? मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपको याद रखना है, यमुना नदी के किनारे आपका अवस्थित है। ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, मथुरा उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पे लगता है आपका? मथुरा में लगता है, मेले लगते हैं मेरे भाई। ये आपका पॉइंट हो गया। फिर एक ये आपका पॉइंट हो गया। और आपको बता दें, मथुरा वही मथुरा जहाँ पे वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है मेरे भाई, कम वर्षा होती है। ये भी आपको जानना जरूरी है। और आपको कौन सा पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूँ, मथुरा को हम लोग पंडु के नगरी के भी नाम से जानते हैं। मथुरा को पंडु के नगरी के भी नाम से जानते हैं मेरे भाई। ये इसमें भी आपको पंडु के नगरी के नाम से भी जानते हैं, नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपको याद रखना है मेरे भाई। इतना आपको जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हम लोग कितना चीज़ें याद कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा में, रामपुर में, नौ में, सिकंदरा में। सिकंदरा में अवस्थित है मेरे भाई अकबर का मकबरा। अब सिकंदरा आपका आगरा में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? आगरा में अवस्थित है मेरे भाई। ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। अच्छा, अकबर का मृत्यु कैसे हुआ था भाई? हाँ, मृत्यु इनका हुआ था 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर को 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में अकबर पेचिश रोग से, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई को, अकबर को पेचिश रोग होने के कारण इनको मर चुके थे, समझे मेरे भाई, वो इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। अकबर का मकबरा पूरा किसने करवाया था? अकबर का जो मकबरा था उसको पूरा करवाया था जहांगीर जी ने पूरा करवाया था। तो इतना आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। और चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कजरी आपका हो गया, कि रसिया हो गया, कि आपको हुरका बैल हो गया, कि चरकुल्ला हो गया? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको हुरका बॉल, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। हुरका बॉल आज से आपका, जब हमारा 9 नवंबर जैसे कह सकते हैं, ये आप कहेंगे तो हुरका बैल तो सर उत्तराखंड का भी है, तो मैं कहूँगा हाँ मेरे भाई उत्तराखंड का भी है। जब उत्तराखंड आपका यूपी से जब नहीं अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 से पहले, जब उत्तराखंड यूपी में था, तब उस समय के उत्तराखंड के जो जनपद थे वो भी यूपी में थे। तो वहाँ पे जो अगल बगल के जो जनपद थे वो हुरका बॉल किया करते थे। और जो इस समय प्रेजेंट में कुछ जैसे आपके जो क्षेत्र जनपद हैं, उस जनपद में हुरका बैल के ये नृत्य किया जाता है मेरे भाई, लोक नृत्य किया जाता है। उस वजह से आपका हुरका बैल उत्तर प्रदेश का भी होगा और आपका उत्तराखंड का भी होगा। आपको 20 से 21 जनपद को मिलाकर उत्तराखंड का गठन हुआ। इस वजह से कुछ चले गए यहाँ पे, आज भी हुरका बैल को लोक नृत्य यहाँ पे लोग करते हैं। जो लोग अगर आपके आप सपोज कर एग्जाम्पल के समय सोच लीजिए, अगर आप घर के बगल में अगर आप कोई डांस करता हुआ व्यक्ति रहेगा, तो अगर ये बाहर चला जाएगा और लोगों को डांस सिखा देगा या गांव के लोगों को, तो कई लोग गांव वाले डांस नहीं करेंगे, भले ही कहीं बाहर चला गया। तो उसी तरीके मेरे भाई हुरका बैल है। अगर देखिए उत्तराखंड के लोग, जैसे मान लीजिए इनका कोई गांव था, गांव में अगर हुरका बैल करते थे, अगर ये पूरा का गांव उठकर कहीं बाहर चला गया, तो इसके जो पड़ोस गांव है यहाँ पे, तो क्या इसका देखिए यहाँ पे डांस कर रहे हैं, अगर ये यूपी में है तो यहाँ पे ये तो छोड़ेंगे नहीं है, डांस करना कल्चर है, तो डांस कर भी करेंगे। तो इसी वजह से होता है मेरे भाई। आपको इतना समझ में आ गया? और उत्तराखंड में जो लोग ये हुरका बैल का जो डांस करते हैं, उन लोग कौन पे कुम्मी श्रेणी के द्वारा किया जाता है, कुम्मी श्रेणी के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको ये भी पता होना चाहिए था मेरे भाई, जो कजरी है आपका, कजरी आपका कहाँ पे मनाया जाता है भाई? मिर्ज़ापुर में जन्म हुआ किस कजरी का डांस करने का मिर्ज़ापुर में द्वारा श्रावण के महीने में मास में इसे किया जाता है, ठीक है। और रसिया एक गायन है मेरे भाई, राष्ट्रीय गायन है, वो ब्रज के क्षेत्र गाते हैं, गायन है रसिया। और कहाँ के लोग आते हैं? ब्रज क्षेत्र के लोग जिसको गाया करते हैं, ठीक है मेरे भाई। और चरकुल्ला जो है आपका राधा के जन्म से संबंधित है। जब राधा का जन्म हुआ था उस समय लोग डांस करते थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने दिख रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम भीकाजी कामा या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो कि आपका डॉक्टर एनी बेसेंट जी के सहयोग से इन्होंने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अब मेरे भाई जब सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसे बना, तो आप ये जान लीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने एक विश्वविद्यालय खोला था। इस विद्यालय को नाम था हिंदू सेंट्रल विश्व कॉलेज के नाम से इन्होंने खोला था। हिंदू सेंट्रल कॉलेज के नाम से इन्होंने स्थापना किया था।
तो किस सन में स्थापना किया था? वो डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने 1898 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? हिंदू सेंट्रल विश्व कॉलेज की स्थापना किया था। फिर इसके बाद इनको डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने कहा कि अब ऐसा है, तुम इसके जगह पे अब तुम चाहो इसकी जगह पे तुम दूसरा चीज़ को भी स्थापना कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इसके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम दे दिया, बनारस हिंदू सेंट्रल विश्वविद्यालय के नाम से, बंगाल के नाम से सेंट्रल कॉलेज के नाम से इन्होंने क्या कर दिया, को स्थापना कर दिया। अब जब ये स्थापना हुआ वो कब हुआ? 1916 में इसका स्थापना हुआ। और जो कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी को इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए मुख्य अतिथि के रूप में गांधी जी को बुलाया गया। मेरे भाई मुख्य अतिथि कौन थे? गांधी जी थे मुख्य अतिथि के रूप में। और महात्मा गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान ही क्या कहते हैं, जन भाषण किया था। जन भाषण कब कहते हैं भाई? ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महात्मा जी ने सर्वप्रथम जन भाषण कहाँ पे किया था? आप कह देंगे बनारस में, जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान किया था। ठीक है मेरे भाई, अब आपको इतना पता होना चाहिए। और जो वही बनारस जिसको आज हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है मेरे भाई, ये आपको इतना पता होना चाहिए। वही बनारस जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको एशिया के सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होता है, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है मेरे भाई, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लिखा हुआ है UPSSF का पूरा नाम बताइए। उत्तर प्रदेश सोशल फोर्स होगा, या उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी सॉलिड फोर्स हो गया, या उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, या उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, आप हमको बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब आया उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी मेरे भाई? आपको इतना पता होगा, हमारे इसका जब स्थापना हुआ मेरे भाई 13 सितंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अब मेरे भाई इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमारे यहाँ मेट्रो और जहाँ पे बाहर जाने वाले सामान, जैसे बाहर जाना है वो एयरपोर्ट वगैरह पे इसका प्रयोग किया जाता है, और जगह जगहों पे नहीं। अब इसका देखिए भाई, इसको 5 जोन में डिवाइड किया गया है। कितने जोन में डिवाइड किया? 5 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। अब रही बात, कोई लोग पूछेंगे सर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मेरा भाई इसका मुख्यालय आपका राजधानी जो है, हमारा राजधानी क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ में इसको अवस्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए। और इसका जो नेतृत्व करता है भाई, जो सबसे बड़ा रैंक होता है ADG रैंक का IPS अधिकारी, इसका नेतृत्व ADG रैंक का IPS अधिकारी इसको क्या करता है? नेतृत्व करता है मेरे भाई। इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इसको 5 जोन बोल सकते हैं, या 5 बटालियन में इसको बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? आपका असम का है, कि तेलंगाना की है, या गुजरात का है, या उत्तर प्रदेश का है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र मोबाइल लॉन्च किया गया मेरे भाई। ये आपको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि लोगों को अच्छे से मतलब निवेश मित्र मतलब निवेश कर सकते, मतलब कि जो लघु उद्योग वाले जो निवेशक हैं और जो बड़े उद्योग वाले हैं, उन दूसरे को कनेक्ट किया जा सकते। क्या किया जा सकते मेरे भाई? कनेक्ट किया जा सकते। इस वजह से ये इन्होंने निवेश मित्र को लॉन्च किया मेरे भाई। अब समझ गए? इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, आपको निवेश मित्र के बारे में इतना समझ में। अब बताइए यूपी का क्षेत्रफल मेरे भाई कितना है? यूपी का क्षेत्रफल आपको कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा यूपी। ठीक है मेरे भाई, वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा यूपी। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर फैला है हमारा उत्तर प्रदेश मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन क्या था? सत्य में जयते हैं, सुरक्षा आपके संकल्प हमारा, सेवा वीरता बंधुता या सेवा सुरक्षा शांति। तो जो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जो कि आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश का मुख्यालय आपको कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे आपका? तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है मेरे भाई, वो वर्तमान में भी आपका कहाँ पे मुख्यालय? लखनऊ है। अब आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले उसका मुख्यालय प्रयागराज में था जब स्थापना हुआ था। स्थापना कब हुआ था? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय का स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय का स्थापना हुआ था, जो कि प्रयागराज, पुराना नाम इसका क्या था? इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे अवस्थित था। इसका वर्तमान में मुखिया कौन है? इसको जो मुखिया कौन है? मुखिया इसका वर्तमान मुखिया कौन है उसका? इसका प्रशांत कुमार जी मुखिया भी हैं इस वर्तमान समय में। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण, ठीक है मेरे भाई, कौन सा आपका? भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका होना चाहिए हिमाचल प्रदेश है मेरे भाई, कि उत्तर प्रदेश है, कि आपको गुजरात है, कि महाराष्ट्र है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश, जो कि आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब देखिए, इसकी शुरुआत, कायाकल्प की शुरुआत 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चालू किया गया था। अब देखिए, इसका कायाकल्प का ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब एक ही है कि ये प्राथमिक और माध्यमिक प्राथमिक स्कूल को मेरे भाई और आपका माध्यमिक स्कूल को आपस में जोड़ने के लिए किया गया था। अब देखिए, ताकि जोड़ेंगे ताकि आपको डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो सकता है। आजकल के जितने भी राजकीय आप कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, जहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड की प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो ये किसकी देन है? आपका ऑपरेशन कायाकल्प की वजह से ही आपका ये संभव हो सका है, जो कि लोगों को इतना कनेक्टिविटी होगा और इतना कनेक्ट किया गया ताकि लोग इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आ रही है इस बात को? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। कौन सा? ख्याल है, चरकुला है, कजरी है, रसिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका रसिया, जो कि आपका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, रसिया को क्या कहा जाता है? उनको गाया जाता है किनके? तो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेमों के लिए गुणगान करते हैं। ठीक है, ये लोग औरतों के द्वारा गाते हैं। जो 4 औरतें एक जगह बैठ जाती हैं, वो गीत वगैरह गाती हैं, तो रसिया गीत गाती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? मथुरा, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो आपका किया गया आपका मथुरा, आपका जो कि आपका राइट आंसर होगा। ये पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी आपको वीडियो इस पर अपलोड किए जाएँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा भी मनोबल बना रहे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए, आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश राजस्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेंगे? मतलब ये मेरे भाई
कहने का अर्थ है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। आपको 1 2 3 4 5 6, तो आपको कितने, एक कलेक्टर को नियुक्त करेगी। कब कहा गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अच्छा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। 180 है, 170 है, 160 है, 150 है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो आपका कितनी है, 160 है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इस पर आप टिक कर लीजिए। अब देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, प्रथम मुख्य, अच्छा उससे पहले हम जानना चाहेंगे इसकी जो स्थापना हुआ था, कहाँ पे, प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, आपका 1866 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है मेरे भाई। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसका कौन था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका कौन, वाल्टर मॉर्गन, जो कि वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। वर्तमान में कौन है हमारा उच्च न्यायालय के है, अरुण भंसाली, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अरुण भंसाली जो कि वर्तमान में हमारे कौन है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, श्री कल्याण सिंह थे, कि योगी आदित्यनाथ जी थे, कि श्री ND तिवारी थे। तो कौन सा होगा मेरे भाई, आप बताइए हमको। अगर आपको पता है तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। ये आपके इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तेलंगाना को, बिहार को, या झारखंड, उत्तराखंड को, या हरियाणा को। तो आपका तेलंगाना को नहीं छूती है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को सीमा को छूती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं मेरे भाई, आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, आपका हरियाणा हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, राजस्थान हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा, MP हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका कौन सा हो गया, झारखंड हो गया, और आपका बिहार हो गया मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और कौन सा आपका, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, दिल्ली भी है आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, इससे भी हमारा सीमा छूता है। और हमारा देखिए ये 8 तो हो गए, 8 हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश, और एक आपका राज्य, ये है क्या नाम है आपका, ठीक है, इतना आपको समझ गया। और आपका एक जो आपका देश है, कौन सा देश है, ये आपका नेपाल देश है। नेपाल देश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे देता हूँ विराम। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।